है तो ये मेरा टारगेट होगा कि 30 आउट ऑफ 30 नंबर गेन किए जाएं। ठीक है, तो एक मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ इसमें फर्स्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं तो मैंने 15 ही करवाए थे, आज मैं उसके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। लोगों को अपने सपने मत बताओ, केवल उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप तब तक अपने लक्ष्य को चुपचाप अर्जुन की तरीके से चिड़िया की आंख में निशाना बनाते हुए चलते रहिए, लगाते रहिए, ताकि जब आपको सफलता मिल जाए तो आप बताइए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग सुनना कम पसंद करते हैं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि आपने किया क्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर से क्वेश्चन के आगे चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन, चलिए यहां से इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट इसका देख लीजिएगा। ये PYQ प्रीवियस ईयर पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन करवाए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन है कृतिका के अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है। जो कृतिका एक लड़की है वो अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आप लोग दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, CDP में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कहीं पे कोई ऐसी जगह जहां पे आप बात नहीं करना चाहते हो लेकिन कहीं पे आप बात करते हो, इसका मतलब वहां पे आपको समय दिया जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है, आपको अवसर दिया जा रहा है। अगर ऐसा समझ पा रहे हैं आप, तो फिर आपको क्या होगा कि आप, पहला क्वेश्चन है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें? नहीं, शिक्षकों की यह मांग नहीं होती है कि विद्यालय में बच्चे खूब बात करें। इसमें क्या होता है, शिक्षकों को मतलब विद्यार्थियों को, शिक्षार्थी को अवसर दिया जाता है, बात करने के लिए वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक, अब आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। आपसे कहा है कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भैया घर तो सभी को पसंद होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बात है कि बात करने की ज्यादा या कम की, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये ऑप्शन सही है। सीटेट में एक बात ध्यान रखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका जो होता है वो सही होता है, तो आपको आंसर नंबर सी हो जाएगा। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। खूब बात करने का अवसर जो ये है, करने का अवसर देता है, ये सही है, लेकिन खूब बात करने का अवसर देता है ये गलत है, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आप, सीधी सी बात है कि जहां आपको मान्यता मिलेगी कि हाँ आप, मतलब आपका वेलकम किया जाएगा, तो आप वहां जाना ज्यादा पसंद करोगे। ठीक है, तो सेम है कि अगर आपसे कहा गया है कि कृतिका को अपने विचारों विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो क्या होगा, तो फिर उस वहां पे वो बात करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। कृतिका, देखो ऑप्शन नंबर सी सही था, और कृतिका को अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज्यादा मान्यता ना मिलती हो, और अपेक्षा के विद्यालय के लिए, इसलिए वह विद्यालय में ज्यादा बात करती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसको घर में उसकी बात, और वैसे भी घर में किसी को बात की वैल्यू बहुत कम हुई होती है, तो वहां पे लोग उस तरीके से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां पे मान्यता मिलेगी वहां पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एकदम सही बात है। अगर हम शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों को हमको ये समझना होगा कि क्या वो समझ सकते हैं, क्या नहीं समझ सकते हैं, उनकी पीड़ा क्या है। एक्चुअली सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है? क्या है आपको? सामाजिक दर्शन पहला ऑप्शन, दूसरा है मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, और चौथा है आपका शिक्षा समाजशास्त्र। तो शिक्षा समाजशास्त्र में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान आपका आंसर सही हो जाएगा। आप ऑप्शन लगाएंगे सी, मतलब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।
यह है शिक्षा मनोविज्ञान में, सामाजिक दर्शन में नहीं है। दर्शन का तो बात यहाँ पे सीडीपी में आप प्राइमरी लेवल पे करेंगे नहीं, तो ये नहीं रहेगा। मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा समाजशास्त्र, समाजशास्त्र वैसे भी प्राथमिक विद्यालय में नहीं आता है, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र जूनियर में आएगा, तो वो उसका मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, क्या बोला गया इस बात को बहुत ध्यान देखिएगा, सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप से उसे सुधार करने का प्रयास करता है। जैसे मान लो बच्चों से कोई गलती होती है या नहीं समझ में आता है, तो हम उसे कैसे समझाएं ताकि बच्चों को समझ में आए। हमारी वाहवाही, हमारी अच्छाई तब है जब बच्चों को हम समझा पाए, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। क्या है क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अब इसमें क्या है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है और शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैंने पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड को लेकर के बताया था वो साथ साथ आपको ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन में है विद्यार्थियों के, एक मिनट सॉरी, अच्छा ये तो उसका ऑप्शन भी आ गया, चलो मैं बता देता हूं। शिक्षण प्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यही मैं वहां बताने जा रहा था। ये अब ये देख लीजिए, यहाँ पे सी ऑप्शन में बोलने जा रहा था। ये आपसे क्या कहा गया, सीखने की प्रति रुचि, तो जो रुचि वर्ड है यानी कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, जिसमें उनकी जिज्ञासा होती है, तो जो ये वर्ड है ये आपका, आप कह सकते हो कि पॉजिटिव वर्ड भी है बच्चों के लिए, तो इसलिए यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन आपने देख भी लिया है और मैं बता भी दे रहा हूं कि आपसे ये 37 नंबर सी का शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, फिर अतः प्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी कि आप जब आपको रुचि होगी, आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप में उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो भी आप आगे के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। आपसे कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या जो है, पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन आपके हैं कि विद्यालयों का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया। थर्ड है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहां से इसका ऑप्शन क्या करेंगे, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, तो आपको जितना अनुभव प्राप्त होगा रोजाना डेली का, उस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये आपके इस क्वेश्चन के अनुरूप क्वेश्चन आंसर सही नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन आपको सही होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली है, ये ध्यान रखना है। पाठचर्या जो शब्दावली है, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, मतलब डेली बेसिस पे, तो आपको ये ध्यान रखना है और फिर ये उसी की ओर संकेत करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। मतलब जो निचली कक्षाओं का मतलब होता है प्राइमरी या प्री प्राइमरी, ठीक है, उन कक्षाओं में जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित है? आइए देखिए ऑप्शन पे, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, आप बताइए इसमें क्या होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे मैंने बोला था प्राइमरी वाले में समाज शास्त्र की बात आएगी तो उसको हम गलत कर देंगे। शिक्षण पद्धति के सिद्धांत प्रिंसिपल, बच्चों को सिद्धांत नहीं पता होता है। ठीक है, आप छोटे बच्चों की अगर बात करेंगे तो उनको सिद्धांत नहीं पता होता, तो उसको हम प्रिंसिपल की बात सिद्धांत पे नहीं करेंगे। फिर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसे निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, ये कहा गया है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? मतलब सीखने का सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया की अभिवृद्धि नियम, सीखने का तत्परता नियम या सीखने की सादृश्यता नियम। तो आपको एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई, तो आप कौन सा लगाएंगे? प्रभाव का नियम लगाएंगे, बी लगाएंगे, सी लगाएंगे या डी लगाएंगे? इस बात को आंसर आपको लगाना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और आप लगाते रह चलिए। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? आप चलिए, एक ऑप्शन ये आपका डी होगा, सीखने की सदस्यता नियम। ठीक है, तो इसका मैं लगा देता हूं, सीखने का सदस्यता नियम, और फिर हम लोग चलते हैं, देख भी लेते हैं। सीखने के सदस्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या की उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले श्री अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आंसर नंबर डी सही हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा गया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पे वर्ड आया है नहीं है, यहां पे वर्ड आया है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? नहीं है तो ये निगेटिव वर्ड है, तो यहां पे भी ध्यान रखना होगा। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो जो जिज्ञासा है तो ये अपने आप में क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, और यहां बात निगेटिव की गई है तो ये तो नहीं होगा। सृजनात्मक विचार, क्रिएटिव थिंकिंग, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, जैसे ये आपको भी पॉजिटिव वर्ड है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। बात समझ में आई? क्योंकि अच्छा ये होंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका संकेत नहीं है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं यानी कि पढ़ने में जो बहुत तेज होते हैं वो जिज्ञासु तो होते हैं, ये 100% है। सृजनात्मक विचार मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग। तो भाई जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं तो उनके अंदर ये विचार तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब ये भी होगा। अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के साथ झगड़ना, तो ये नहीं होगा। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, तो ये आपको अभिव्यक्ति में नवीनता है तो ये निगेटिव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं कि क्या कहा गया है।
आपसे बताया गया है ए ऑप्शन। हाँ, प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। यानी कि जो बच्चे अच्छे होते हैं वो दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, दूसरों के साथ प्यार के साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं और उनके साथ खेलते हैं और ये सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, मतलब बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपसे कहा गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष, आप बात ध्यान रखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए। स्पेशल क्या है? स्पेशल। स्पेशल का मतलब ये होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर बता दे रहा हूं, जैसे स्पेशल का मतलब यहाँ पे जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है। क्या है? दृष्टिबाधित है। दृष्टिबाधित का मतलब देखने में विकलांग है, नहीं देख पाता है, या फिर चलने में समस्या है, चलने में या बोलने में, या बोलने में। तो ऐसी जब कोई स्पेशल यानी कि नॉर्मल नहीं होगा बच्चा, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे उपलब्ध करानी चाहिए? आइए देखते हैं। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ठीक है, लेकिन ये सीटेट के हिसाब से मैंने क्या कहा था, मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही होगा। क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, वो आंसर सही होगा जो सबसे ज्यादा सही होगा। अगला चलते हैं। विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अन्य सामान्य वयस्कों के साथ। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां ऑप्शन पहला अगर डी नहीं होता तो हम पहला लगाते। अगर आप इसमें इन कुछ बच्चों, मतलब जैसे ये तो है नहीं कि इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है ना, तो ऐसे में इनकी स्पेशल व्यवस्था अगर की जाएगी तो ये इनका अलग एक कैटेगरी को शो करेगा। क्या करेगा? एक कैटेगरी अलग शो करेगा। लेकिन अगर अन्य सामान्य बच्चों के साथ आप पढ़ाएंगे तो वहां पे ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे मान लो बच्चा विकलांग है, चल नहीं पाता है, तो क्या करोगे, एक नॉर्मल सीढ़ी जो होती है, नॉर्मल स्टेयर जो होती है, ये ना होकर के रंप की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वहां पे बच्चे आ जाएं। प्राथमिक विद्यालयों में आज ये व्यवस्था हो रही है, ठीक है, व्हील चेयर से आ जाते हैं। ठीक, अगर मान लो उसको देखने में प्रॉब्लम है तो उसको श्रव्य शक्ति प्रदान कर दी जाए। अगर श्रव्य शक्ति प्रदान करते हो तो भी वो बच्चा, यानी कि कहने का सेंस ये है कि वो बच्चा अपने को अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों से अलग नहीं समझेगा अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो इसलिए स्पेशल बच्चों को भी अन्य बच्चों के साथ में अगर हम लोग करके पढ़ाते हैं, व्यवस्था करके पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे अपने आप को अलग नहीं समझेंगे। और यही होती है कि सभी के लिए सामान्य, मतलब समान व्यवहार करना। ठीक है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं। आंसर नंबर डी ही है। एनसीएफ हमारा, एनसीएफ 2005 जो हम लोग सीटेट में पढ़ते हैं, ये एनसीएफ आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि सीटेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीएफ आपसे क्या कहता है? एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आपसे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा। समान शिक्षा का मतलब क्या होता है? समान शिक्षा का मतलब सभी छात्रों के लिए समान होना, सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए समान। ये बात आपको समझ में आई? मतलब समावेशी का मतलब समान, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा। किसी के साथ कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी वर्ग का हो, किसी कहीं से भी हो, किसी में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो इससे भी उसके साथ समावेशी शिक्षा का मतलब सबको एक साथ बैठा करके पढ़ाना, एक साथ। ठीक है, कोई विधायक का लड़का हो चाहे किसी मजदूर का लड़का हो, समावेशी का मतलब सबको समान। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पे जिसमें सभी प्रकार के बच्चों, सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इसके साथ साथ यह आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए क्या प्रति सचेत होना चाहिए? क्या कहा गया है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो के प्रति सचेत क्या होना चाहिए? चलिए हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना,
शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। एक बात ध्यान रखिएगा, एक आपके पास आ गया विविध, और इसके साथ साथ यहाँ पे आ गया सभी शैक्षिक क्षेत्रों के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी। यानी कि जो ये विविध वर्ड आया है, ये अपने आप में ध्यान रखिएगा, जो ये विविध वर्ड आया है ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है। इस तरीके से आप इसको सही लगा सकते हो, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी मैं अगले ऑप्शन को पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें सीटेट में सबसे ज्यादा जो सही होता है उसको माना जाता है। तो आपका हो जाएगा प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए अलग अलग तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। नहीं, हम तकनीकी फीडबैक के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। और आप चलिए हम लोग आगे देखते हैं, मैंने समझा दिया। जैसे ये जिस तरीके से जहां पे पॉजिटिव वर्ड, कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड जैसे आएंगे, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे और सही करेंगे। ठीक है, तो आप विश्वास बनाए रखिए और देखते रहिए, आपको 100% इसमें बेनिफिट मिलेगा। और मेरा टारगेट होगा कि सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 नंबर लेके आए जाएं। ठीक है, और ये आएगा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से। और अगर मान लो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो जब तक थ्योरी चाहे जितना पढ़ोगे, लेकिन जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे, समझ नहीं विकसित करोगे, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बी ऑप्शन, ठीक है, आकलन के उपयोग को और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। विविध मतलब एक से अधिक तरीकों को। जैसे मान लो, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे आप मान लीजिए कि विविध तरीका का मतलब होता क्या है। विविध तरीके का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं। एक क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं, तो आप क्या करोगे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, ये भी 100% नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन अगर मान लो किसी 2 बच्चों को समझ में नहीं आया, तो हम उनकी बात को समझेंगे कि है समस्या क्या। उनको इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको कोई चीज समझ में नहीं आई है, वो कैसा समझ सकते हैं। हो सकता है लास्ट में बैठा हो, सुनाई ना दिया हो, बात है समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही। अगर मान लो लास्ट में बच्चा बैठा है, नहीं समझ में आया, तो उसको हो सकता है आवाज ना समझ में आए क्लास में, तो आप क्या करोगे, तेज बोलोगे, या तो फिर उसको आगे बैठा लो। एक तो ये तरीका हो जाएगा। अगर मान लो बच्चा आगे ही बैठा है, आगे बच्चा फिर भी नहीं समझ में आया, तब क्या करोगे, उसकी समस्या क्या है, हो सकता है उसको समझ में नहीं आया हो, तो हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे, जिससे मतलब विविध का मतलब एक से अधिक तरीकों को अपना कर, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया आपसे ये क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी शब्द विकार से, या मानसिक से। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा, जहां पे गणितीय विकास, तो गणितीय विकास का मतलब होगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणितीय विकास से होता है। पठन विकार आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर बी कर देंगे और चलते हैं आगे। इसके देखते हैं आपसे क्या कहा है, बी है। डिसलेक्सिया का संबंध होता है, डिसलेक्सिया का संबंध आपसे पठन विकार से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने से समस्या महसूस होती है। ठीक है, तो आपको डिसलेक्सिया आएगा तो पठन विकार करेंगे, यानी पढ़ने में समस्या, और डिसकैलकुलिया यानी कि लगाने में समस्या। डिसकैलकुलिया मतलब गणित यानी कि मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। क्या भूमिका निभानी चाहिए? एक, अग्रोन्मुखी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए। तो अगर माता पिता की बात करेंगे तो भाई नकारात्मक तो नहीं कह सकते हैं। क्यों नकारात्मक हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, अगर हम उसको सिखाने की बात कर रहे हैं
और हम कहेंगे निगेटिव वर्ड के साथ, तो कैसे समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। इसलिए आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है एकदम डटे रहना कि नहीं, करना है करना है करना है, मतलब उसको पीछे पड़ जाना है। ऐसे में बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसको एक एम्पैथी देना है, सिंपैथी देना है, ताकि वो उसके अंदर से खुद से ये जिज्ञासा क्यूरियोसिटी आना चाहिए, ताकि वो अपने को रिप्रेजेंट कर सके, वो पढ़ सके, बता सके। तो इसलिए आपको तटस्थ भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपके पास 50-50 की चांसेस है। 50-50 में आपको क्या करना है? आपको बताना होगा कि उन दोनों में से आपका कौन सा सही होगा। तो आप क्या करेंगे? आपको बताना होगा कि आपको जो अब आपके पास एक अग्रोन्मुखी हुआ बचा और एक सहानुभूतिपूर्ण बचा, तो इसमें से आपका सहानुभूत, देखो एक बात, जैसे एम्पैथी अगर यहां पे होता तो आप मान सकते थे, संपैथी यानी सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूत नहीं दिखानी है, अगर पढ़ाना है तो अग्रोन्मुखी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपको बात ध्यान रखना होगा। ये जो प्रोत्साहित वर्ड आया है, ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर ऐसा आ जाता है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इससे हम लोग आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर को सही तरीके से सही जगह पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अब हाँ, ये बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां से आएगा 100% है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास निरंतर चलता रहता है। विकास क्या है? निरंतर चलता रहता है। तो आपका ऑप्शन यहां से सीधे सीधे हो जाएगा, पहला अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। यहां से ऐसा इसमें से कुछ नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले देख लेते हैं एकीकरण। पहला ऑप्शन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या विचार निरंतर चलता रहता है। निरंतर मतलब आपसे क्या कहता है? कंटिन्यू। अरे यार रुक जा भाई, ये कंटिन्यूटी, निरंतर का मतलब आप कंटिन्यू ध्यान दे सकते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर, सीखने के अंतः संबंध अंतः दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं, 4 साइकोलॉजिस्ट यहाँ दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे जैसे चाहे जीन पियाजे जी हो, कोहलर हो, लॉरेंसबर्ग हो, ठीक है, क्या नाम है, गेस्टाल्टवादी हैं, वाइगोस्की हो, तो इन सब के बारे में हम लोग पर्टिकुलर भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पहले हम सब चीज एक पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ताकि उसमें से मैक्सिमम लोग आ जाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वही बता रहे हैं, इसलिए आपको बेनिफिट और इसको अंदर से आपको लगेगा कि हाँ यही हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया? मतलब इन चारों में से पावलोव ने दिया, वाइगोस्की ने दिया, जीन पियाजे ने दिया, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने दिया था। तो इनमें से कौन सा सही होगा आपको ये बताना होगा। तो आप देख लीजिए, जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों ने दिया था। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपसे बताया जाए कि गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे, तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, किसका दिया था? सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अगर अब दोबारा आ जाए तो आप आराम से लगा सकते हैं। और गेस्टाल्टवादी में कई साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अब यहाँ पे अवस्था बताई गई है, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये आपको ये बताना है कि अपने समवयस्क समूह के साथ कब सदस्य सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये देख लीजिए, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय हो जाते हैं।
लेकिन इसमें जो है वो नहीं दिया गया, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जो आपका ऑप्शन है वो तो आपने ठीक है लगा दिया, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना कि इसका एज क्या होती है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था आपको लगभग 3 से 6 मानते हैं, 3 से 6 ईयर मानते हैं, और 6 से 12 अवस्था बाल्यावस्था माना जाता है। 6 से 6 to 12 ईयर, 6 to 12 ईयर टू 12 ईयर आपको बाल्यावस्था, और इसमें भी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो ये 6 से 12 कह लो या 9 से 12 भी आप कहीं कहीं पे दिया गया, मतलब अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो अलग अलग दिए गए हैं, तो इसलिए कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन बाल्यावस्था में 6 से 12 एकदम से वो आ जाता है। ठीक है, अब आपको किशोरावस्था जो होता है, तो किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 to 18 ईयर, या आपको कहीं कहीं पे 12 to 18 ईयर आप कहा गया है, या तो आप 12 प्लस कह सकते हो, 12 प्लस ईयर। ठीक, तो इस बात से आपको यह भी ध्यान रखना है, यह किशोरावस्था हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था आपका हो जाएगा इसके आगे की एज। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, शैशवावस्था को हम 0 से 2 साल भी मानते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे और 15 क्वेश्चन मैं आज करा दे रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं देख लूं वीडियो चलना बंद हो गया, ओह सॉरी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा, बच्चों के बौद्धिक सिद्धांत के विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो आपसे कहा गया है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट, तो 4 जो अवस्थाएं दी गई थी, तो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने दिया था, कौन कौन सी दिया था आप बताइए। इसमें से आपको जीन पियाजे द्वारा दिया गया 4 अवस्थाएं थी, जिसमें से 4 अवस्थाएं थी जीन पियाजे ने दिया था, और कौन कौन सी दिया था ये हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और ये है आपका बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा दी गई थी। आपको संवेदी कामक अवस्था, संवेदी कामक अवस्था का मतलब होता है 0 से 2 साल, संवेदी कामक अवस्था में 0 से 2 साल मैं लिख दे रहा हूं, संवेदी कामक अवस्था, संवेदी कामक अवस्था में आपको 0 से 2 ईयर। ठीक है, आप फिर उसके बाद में आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपसे हो जाता है 2 से 7 साल, 2 से 7 ईयर। और फिर आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक, ये आपका मूर्त हो जाएगा, तो मूर्त हो जाएगा तो आपका 7 से 11 या 12 मानते हैं, 11 या 12 दोनों होता है, ये एकदम डेफिनेट नहीं है, 11 हो जाएगा तो भी मानेंगे, 12 हो जाएगा तो भी मानेंगे। और फिर आपका चौथा है औपचारिक, तो औपचारिक आपसे 12 से 18 मान लो, और इसी को हम किशोरावस्था में भी कहते हैं। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको औपचारिक है, और ये आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसको हम अनौपचारिक बोलते हैं। इसको बाद में एक और बताए थे, यानी कि मूर्त वाले को हम लोग अनौपचारिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्त को हम अनौपचारिक भी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। मान लो अनौपचारिक आ जाए तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अनौपचारिक कहते हैं, और इसको औपचारिक वाले को अमूर्त कहते हैं, औपचारिक वाले को अमूर्त कहते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अब इसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, डेट और टाइम पीरियड ये ध्यान रखेंगे कि जो संवेदी कामक अवस्था होता है तो 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, और क्या नाम है मूर्त वाली जो है पहले आती है तो 7 से 12, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब मैं अगला ऐसे ही मैं 15 या 20 क्वेश्चन का लेकर के आऊंगा, बहुत बड़ी सीरीज नहीं रखूंगा, बहुत बड़ा टाइम नहीं रखूंगा, समझाने का प्रयास मैं ज्यादा करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अगर आप इस पे पहली बार जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपको 100% है कि फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।